नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इतिहास एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर रचा जा सकता है मित्रों। इस धरती पर जिसने भी इतिहास रचा है उसने संघर्ष के मैदान में कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा है। अगर आपको भी इतिहास रचना है तो संघर्ष के मैदान में डटे रहना होगा। आइए इसी वक्तव्य के साथ हम लोग अपनी इतिहास की कक्षा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसका जो राजतंत्र था उसका ढांचा कैसी था, अर्थात जो राजा होता था ना वो राजा कैसे नेतृत्व का कार्य करता था, राजा के पास शक्तियां कौन कौन सी आ गई, और राजा क्या अब जो सभा और समिति होती थी उसमें पावर किसको देने लगा। इतना ही नहीं, उसके जो 12 रत्नी होते थे, जो उसके अधिकारी होते थे, उनको क्या क्या अधिकार दिया, कैसे उनके साथ व्यवहार करता था। देखिए, ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन से बहुत बदलाव मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत व्यापक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा, और स्त्रियों की दशाओं में भी आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे समाज में अब परिवर्तन की लहर शुरू हो गई थी, अर्थात 1000 बीसी से 600 बीसी का ये जो टाइम पीरियड है इसको परिवर्तन के काल की संज्ञा दी जाएगी। अर्थात यहां बहुत व्यापक मात्रा में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए हम अपने उत्तर वैदिक काल के इस टॉपिक को एक एक बिंदु के रूप में समझते हैं और जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो हमारा बिंदु है इसमें वह है क्षेत्रीय राज्यों का उदय, अर्थात क्षेत्रीय राज्यों का उदय पहली बार हुआ। अर्थात अभी तक क्षेत्रीय राज्यों का कोई प्रादुर्भाव या कोई उदय नहीं हुआ था। अब समाज में क्षेत्रीय राज्य उदय होने लगे हैं, और इसके साथ साथ कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। अर्थात जो राजा पहले कबीले पर, अर्थात ये कबीला जो था अब प्रदेश में बदलने लगा, और कबीले का राजा अब प्रदेश का राजा होने लगा, अर्थात एक स्तर बड़ा हो गया राजा का। राष्ट्र शब्द का जो प्रदेश का सूचक बना, जो राष्ट्र शब्द आया इसमें वो प्रदेश का सूचक माना गया, और राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग भी यही हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, और प्रदेश को ही राष्ट्र के रूप में अब माना जाने लगा। आगे बात करते हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हुई, राजा का पद वंशानुगत होने लगा। अर्थात पहले जो था वो 2 प्रकार की प्रक्रिया चलती थी, उसमें जो गणतंत्र वाली प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगी, राजतंत्र की प्रक्रिया तीव्र होने लगी। और आपको पता है कि राजतंत्र वह प्रक्रिया होती है जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, अर्थात अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र ही, अर्थात एक ही परिवार के लोग ही राजा बनेंगे, कोई दूसरा अब राजा नहीं बन सकता है, चाहे उस परिवार में योग्य व्यक्ति हो और चाहे ना हो। यह था इस राजतंत्र का कॉन्सेप्ट। अगला यहां जो होता है, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यहीं पर फर्स्ट का मतलब है, यहां आपको पहली बार देखने को मिलेगा, और इसका उल्लेख जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में है। अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण में यह वर्णन किया गया है कि राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है, और राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि ईश्वर के बाद इस धरा का सब कुछ राजा ही होता है, अर्थात राजा ही सब कुछ माना जाता है। राज्य का आकार बढ़ने लगा, अर्थात अब धीरे धीरे अपने अपने राज्यों का राजा क्षेत्र विस्तार करने लगे, मतलब क्षेत्रों का अपने अपने वो प्रसार करने लगे। राजा जो था उसके पास 2 चीजें थी, एक अधिकार और एक महत्व जो था उसमें वृद्धि हो गई, अर्थात राजा के पावर में भी वृद्धि हो गई, उसकी शक्ति में भी वृद्धि हो गई,
और उसके अधिकार में भी वृद्धि हो गई। यहां तक कि राजा को सम्राट कहा जाने लगा, एकराट कहा जाने लगा और अधिराज कहा जाने लगा। इस प्रकार की उपाधियां राजा को मिलने लगी। इससे यह कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि राजा के पास अब शक्ति बहुत ज्यादा हो गई थी। सभा और समिति का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगा, अर्थात सभा और समिति, मैंने बताया था सभा संभ्रांत लोगों की संस्था थी, समिति आम जनमानस की संस्था थी जो राजा को परामर्श देती थी, और इन दोनों संस्थाएं क्षीण होने लगी, अर्थात अब धीरे धीरे इनका पतन होने लगा। और विदत तो पूरी तरीके से ही समाप्त हो गई, जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा भाग लेती थी। इससे एक बात का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर विदत समाप्त हो गई तो महिलाओं की स्थिति में भी अब परिवर्तन आने लगा, अर्थात राजनीति में उनका स्तर अब गिरने लगा। समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग का अधिकार हो गया, जो आपकी सभा थी, जो सभा और समिति थी, इन पर अब जो समाज है उसका जो प्रभुत्वशाली तबका है, जो अमीर वर्ग है, जो राजा के संपर्क में है, उन्होंने अब उस पर कब्जा कर लिया है। अर्थात अब वही काम होगा जो प्रभुत्वशाली या समृद्धशाली वर्ग कहेगा। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आया कि जो सभा थी उसमें स्त्रियों का प्रवेश पूर्ण रूप में वर्जित कर दिया गया है, पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया है। और पांचाल प्रारंभ कबीला था, जो पांचाल था ये प्रारंभ में इसको कबीला कहा जाता था, लेकिन बाद में यह पांचाल प्रदेश के रूप में आया और सबसे विकसित अर्थात सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में पांचाल को जाना गया। इतना ही नहीं, यहाँ राजसूय यज्ञ होने लगा, अर्थात राजा अब पदवी धारण करने से पहले, राज सिंहासन धारण करने से पहले अपना राजसूय यज्ञ करवाता था। और राज्याभिषेक का जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार देखने को मिलता है। यहाँ उच्च पदाधिकारी जो होते थे उनको रत्नी कहा जाता था, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में आपको मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में इन रत्नियों की संख्या का वर्णन किया गया है कि ये 12 प्रकार के रत्नी बताए हैं जो राजा के साथ होते थे। अर्थात राजा अपना जब राज्याभिषेक करवाता था तो राज्याभिषेक के बाद एक एक रत्नी के घर उनसे मिलने जाता था, अर्थात 12 प्रकार की रत्नियों का वर्णन मिलता है। अब आइए देखते हैं कि ये रत्नी राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते थे, तो वो रत्नी कौन कौन से थे आइए देखते हैं। राजा के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, अर्थात जो राजा है वही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है। सबसे बड़ी अदालत राजा की ही अदालत है। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में क्योंकि यज्ञीय कर्मकांड होता था और यज्ञीय कर्मकांड कोई ब्राह्मण पुरुष ही करवाता था, इस कारण समाज में ब्राह्मण का, पुरोहित का वर्चस्व सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। और बलि एक नियमित कर दिया गया। देखिए, बलि जो था आपका ऋग वैदिक काल में एक स्वेच्छा कर था, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में इसको नियमित कर बना दिया और इस 1/6वां भाग क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं कृषि का विस्तार हुआ है, इसलिए इसको हुआ क्योंकि यहाँ पर कृषि का विस्तार हुआ है। जब कृषि का विस्तार हुआ है तो इसलिए अब उपज जो होगी वो अधिक होगी, इस कारण इस पर टैक्स भी लगने लगा। अब मैं आपको रत्नियों से परिचित करवाता हूं कि सबसे पहले जो था वो था सेनानी, अर्थात सेनानी को ही सेनापति कहा जाता था। राजा राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले सेनापति के घर अर्थात सेनानी के घर जाता था। पति क्या होता है, ये जो है युद्ध से संबंधित जो कार्य होते थे उनको ये कार्य करने का प्रयास करता है। सूत की बात करते हैं, इसको राजा का सारथी कहा जाता था, अर्थात राजा का रथ जो चलाता था वही सूतकार होता था। तीसरे नंबर पर आता था ग्रामणी, अर्थात गांव का मुखिया इसको कहा जाता था। जो गांव का मुखिया होता था ग्रामणी कहलाता था। भागदूध अर्थात कर संग्रह करने का अधिकारी, उत्तर वैदिक काल में जो कर, जो ये 1/6वां भाग टैक्स इकट्ठा करता था उसको ही भागदूध कहते थे। संग्रहिता को कोषाध्यक्ष अर्थात राजकोष का अध्यक्ष कहा जाता था, जहां टैक्स जमा होता था। अछाबाग जो था वो पासे के खेल में राजा का सहयोगी माना जाता था, अर्थात इसको कह सकते हैं एक प्रकार से राजा का दोस्त होता था। इसको कह सकते हैं राजा का दोस्त होता था ये। छता जो है ये प्रतिहारी होता था और गोवीकर्तन जो है ये जंगल का प्रधान होता था। जंगल विभाग का जो प्रमुख होता था उसको गोवीकर्तन कहते थे।
पालागल जो है ये विदूषक को कहते थे, और महिषी जो है ये राजा की मुख्य रानी को महिषी कह के संबोधित किया गया है। पुरोहित जो होता था ये धार्मिक कृत्य कराने वाला होता था, और युवराज राजकुमार होता था। इन्हीं 12 रत्नियों की बात ही राजा मानता था, और इन्हीं के माध्यम से राजा अपने संपूर्ण नगर क्षेत्र का संचालन करता था। ये राजा के अभिन्न अंग माने गए हैं। शासन व्यवस्था ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल की जो शासन व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी। बीच में आपको राजा देखने को मिलेगा जिसको राज्य कहते हैं। पूरब में जिसका शासन होगा उसे सम्राट कहते हैं, उसका जो क्षेत्र होगा उसे साम्राज्य कहेंगे। और पश्चिम में जिसका शासन होगा उसको स्वराट कहेंगे, और जिसका राज्य क्षेत्र होगा उसको स्वराज कहेंगे। उत्तर में जिसका शासन होता है उसको विराट कहेंगे, और जो क्षेत्र होगा वो वैराज्य कहलाएगा। और दक्षिण में क्षेत्र भोज्य कहलाएगा, और शासक भोज कहलाएगा। इस प्रकार जो है आपको राजनीतिक जो व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। अर्थात एक अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहीं से ये जो 12 रत्नीम थे यहीं से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा एक, कि अब राजा के सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति का यही कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद हम कल उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन और धार्मिक जो व्यवस्था है, पहलू है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।